Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना टॉपिक चल रहा है। लास्ट हम बात करके आए थे 9 डायग्राम्स हमने बनाए थे, हाउ आर रेडियो वेव एब्जॉर्ब्ड बाय अ न्यूक्लियाई। पांचवी स्टेट बोलो क्या थी, जहां पांचवा डायग्राम जो हमने बनाया था वो था जहां रेडियो वेव एब्जॉर्ब होती है, ट्रांजिट स्टेट जिसने हमें नाम दिया। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आगे जो टॉपिक आते हैं वो आता है ग्राफ का। लेकिन ग्राफ से पहले कुछ और अच्छे फैक्ट्स के बारे में हम जान लें जो यूज होंगे या जिनका हमें एनएमआर पढ़ रहे हैं तो फॉर श्योर पता होना चाहिए। कुछ डेरिवेशंस काइंड ऑफ कंसेप्ट फटाफट देखते हैं। पहला कंसेप्ट है, देखना, म्यू एब्जॉर्बिंग क्या था, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बी नॉट अपॉन 2 पाई। वहीं मैं बात करूं म्यू पी एफ, वो क्या था, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी नॉट। बोलो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी पीएफ, कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन, यही तो हम जान रहे थे। तो पीएफ क्या है ये शायद हमने कल डिस्कस नहीं किया होगा, आई होप हमने कर लिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद छूट गया था। तो पीएफ देखो मैं बता देता हूँ, पीएफ होती है न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी, एक रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू एब्जॉर्ब जिसने हमने नाम दिया। अच्छा, तो न्यूक्लियाई भी तो एक अपनी फ्रीक्वेंसी रख रहा होगा। भाई होता क्या था, रेडियो वेव आती है, न्यूक्लियाई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोफील्ड होती है। तो सेम कंपोनेंट्स रेडियो वेव की और न्यूक्लियाई की मैच करते हैं। कंस्ट्रक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट डिस्ट्रक्टिव के साथ मिल करके एक नई वेव फॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियाई की भी तो अपनी वेव हुई, जहां रेडियो एब्जॉर्ब करेगी वहां न्यूक्लियाई अपनी वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, जिसका हमने नाम दिया वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा इनटू बी नॉट। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे देखना, न्यू एब्जॉर्ब को मैं लिख सकता हूं क्या, ये क्या है, म्यू पी एफ अपॉन 2 पाई। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? आगे क्या बातें हैं यार, अब इसको इधर घुमा लो। म्यू पी एफ को क्या लिख दिया हमने, म्यू एब्जॉर्बेंट इनटू 2 पाई। कोई नई बातें नहीं करने वाला हूं मैं आज। और आगे देखता हूं, मैंने ये अलग से नोट्स बनाए हुए हैं। ये क्या है कि फ्लो चल रहा है चैप्टर का तो भूल जाता हूं, तो मैंने अलग से नोट डाउन कर लिए हैं। अब जो भी है वो साथ साथ बताते चलता हूं। एक और इम्पोर्टेंट बात देखना, अगर गायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा वो है मेगाहर्ट्ज, टाइम की यूनिट टी इनवर्स जो भी है, पहली बात। दूसरी बात देखना, अगर गायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा अगर है हमारे पास किसमें, रेडियन पर सेकंड टेम्परेचर इनवर्स। अच्छा ये टी, सॉरी ये है टेम्परेचर इनवर्स सेकंड, तो ये रहा। तो यहां पर क्या यूज होगा, पहले होगा न्यू पी एफ, ऐसा फॉर्मेट में गिवन है तो वहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी होगी, गिवन होगी, वो क्या होगी, प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। मतलब बोलो यहां पर क्या होगी, बची एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी। मतलब भाई रेडियन का मतलब बाबा मैथ में हम जानते हैं ना, मैथ में तो रेडियन एंगल तो यूनिट है, सिंपल याद रखने की वाली बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, न्यूक्लियाई की अंदर की बात हमने जानी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि न्यूक्लियाई एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट बिकॉज ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बोलो बात क्लियर है क्या? लेकिन इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल जाने के बाद क्या हम सिर्फ न्यूक्लियाई के ऊपर जाकर अपना कंसेप्ट रोक देंगे? देखना, ये न्यूक्लियाई है, अब
इसके बाहर की जो लेयर जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी बातें कौन करेगा? उनकी भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, उनकी भी अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, उनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी रही होगी। तो देखना जरा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, पूरे कंसेप्ट आ जाएंगे, जितना जरूरत है उतना मैं बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन रहे, ये न्यूक्लियर रहा, इसकी बात तो हमने कर ली। इनका क्या समझ में आ रहा है ना, क्या पॉइंट रहता है अपने पास? अब तो इनकी बात करते हैं। रेडियो वेव आएगी, समझना, ये आई रेडियो वेव, न्यूक्लियाई के ऊपर अटैक करेगी। अच्छा, इतनी बात ध्यान रहेगा, ये रेडियो वेव आती क्यों है? क्योंकि NMR हमें पता करना है कि एक्टिव है या नहीं है। अच्छा, तो बात हम किसकी कर रहे हैं? 1H1 की। तो हमने जाना था I न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये एक्टिव है। एक्टिव है तो रेडियो वेव एब्जॉर्ब कैसे होती है, क्या उसके ऊपर उसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, ओवरऑल हम वही बातें कर रहे हैं। तो जानना अभी हम ये है कि इसका तो ठीक है, इसकी थ्योरी हम समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, बोलो उसका क्या जो रेडियो वेव आएगी। तो देखना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब बी इफेक्टिव, अपने को तो न्यूक्लियर से काम है, तो बी इफेक्टिव क्या रही होगी? BO माइनस BO इलेक्ट्रॉन। BO हम कल जाने, अच्छे से जाने थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूक्लियाई पर लास्ट में रहती है आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस। ठीक है, इतनी बात। तो बी इफेक्टिव तो यही होगी ना, इसमें से मैं अगर इसकी घटा दूं तो वो इफेक्टिव होगी। तो केस 1 देखना, केस 1 क्या बनता है? जब बी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव फील्ड, केस 1 में क्या कह रहा हूं मैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की अगर ज्यादा रही होगी, ये नेगेटिव फैक्टर ओवरऑल ज्यादा, तो बी इफेक्टिव कम, बी इफेक्टिव कम, सिंपल सी बात है। सेकंड केस, बी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड कम है, नेगेटिव फैक्टर कम, ओवरऑल ज्यादा, तो बी इफेक्टिव ज्यादा रहा होगा। बस ये सिंपल सी, ये इतनी बात याद रखो। बस ये यही कंसेप्ट है, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन का फर्क यही पड़ता है। अब आते हैं अपने पास ग्राफ। रेडियो वेव आई, न्यूक्लियर ने एब्जॉर्ब की, सिग्नल आया, सिग्नल दिखाएगा कौन? ग्राफ। तो ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होती है, ग्राफ को कैसे समझा जाता है, वो टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, किसके लिए जान रहे हैं हम ग्राफ को? अभी पोजीशन ऑफ सिग्नल के लिए। अभी जैसे जैसे चल रहा है ना टॉपिक वाइज, वैसे वैसे समझते जाओ। फॉर श्योर मैं इतना कह सकता हूँ, चीजें कनेक्ट हो रही हैं। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे जरूरतें आती गई, वैसे वैसे कंसेप्ट बनाते गए, एक्सपेरिमेंट वाइज, अपने मन से नहीं, एक्सपेरिमेंट वाइज। तो ग्राफ है पोजीशन ऑफ सिग्नल को समझने के लिए। देखना, अब यहां पर आता है कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट। अच्छा, मुझे ऑर्गेनिक में NMR समझ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में एक और जगह शिफ्ट वर्ड का यूज कर रखा है हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट।
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की। बोलो, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पर देखना, जो शिफ्ट है वहां पर क्या था? हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया, फिनाइल हो गया, ये थे इफेक्टिव पोजीशन पर। जहाँ कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है वहां पर शिफ्ट हो रहे थे, ऐसा जाना था हमने। लेकिन यहाँ पर शिफ्ट का मतलब वो शिफ्ट नहीं, खिसकना नहीं है यहाँ पर। बेसिकली वहां पर तो वही था ना कि हाइड्रोजन खिसक गया, कार्बोकैटायन मोर स्टेबल फॉर्म हो गया। यहाँ पर अलग चीज है। शिफ्ट को हम नोट करते हैं डेल्टा, जो होती है किसके बराबर? म्यू, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग यहाँ पर क्या है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? 1H1, इसकी NMR पढ़ रहे हैं मतलब PMR, माइनस म्यू प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, रेफरेंस क्या लेंगे हम? देखो, ओवरऑल केमिस्ट्री में बात करने जाऊं, रेफरेंस हम उन्हीं चीजों को लेते हैं जो स्टेबल होते हैं अपने आप में, जो इफेक्ट नहीं डालते, जो अच्छे से सेपरेट किया जा सकते हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन। पहली बात, टेट्रा मिथाइल सिलेन ही यहाँ पर रेफरेंस के लिए क्यों यूज किया जाता है? पहला पॉइंट, केमिकली इनर्ट होता है। दूसरी बात, वोलाटाइल एंड इजी रिमूवेबल। वोलाटाइल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से इवेपोरेट हो जाए। तीसरा पॉइंट, स्टेबल एंड सोल्यूबल। और सबसे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है? वो है यहाँ पर दो मेन पॉइंट, इनको याद रखने की बात है कि यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट होती है यानी कि वो होती है 0, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं अपफील्ड। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 हो मतलब नो इंटरफेयर इन द सिग्नल्स। हमें ऑब्जर्व करनी है इसकी 1H1 की, तो अगर ये इंटरफेयर कर रहा होगा, अपने सिग्नल दे रहा होगा, तो जो हमें चाहिए, जो शिफ्ट हमें चाहिए वो आएगी क्या? नहीं आएगी। केमिकल शिफ्ट इसकी क्या है? 0। और मेन पॉइंट क्या है? जो 12 हाइड्रोजन्स है, अच्छा TMS का फॉर्मूला क्या है? SiMe होल 4। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई? CH3 into 4 मतलब 12। तो 12 हाइड्रोजन्स हैव सेम सिग्नल्स, और साथ साथ सिलिकॉन क्या है? मिथाइल से जुड़ने के बाद इनर्ट बिहेव कर रहा है, मतलब ओवरऑल नो इंटरफेरेंस इन सिग्नल्स। और हमें एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व हुआ कि हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? क्यों हम TMS को यूज करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं, chemical shift is equal to shift in hertz upon frequency of opposing frequency
इन मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब बोलो, अभी जाना था ना, वो होता है एब्जॉर्बिंग का मतलब। बोलो, चीजें आसान है कि नहीं? माइनस। सो आई होप ग्राफ्स का बेसिक टीएमएस, क्यों टीएमएस रेफरेंस लिया जाता है, ये चीजें आपको जानने को मिली होंगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। प्रिसीजन मतलब 9 स्टेट्स। बोलो, ध्यान आया क्या? प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन और रेजोनेंस हमने पढ़ा था। आवर न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब रेडियो वेव। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया था क्या? अब आगे भी कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ ग्राफ है। आई थिंक हम ग्राफ पर थे। हाँ, केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे थे। बोलो, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, आज की थ्योरी और स्टोरीज से। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट, एस बोले तो क्या था? म्यू पी एफ माइनस म्यू पी एफ, ये एब्जॉर्बिंग माइनस रेफरेंस। रेफरेंस हमने क्या लिया था? टी एम एस, टेट्रा मिथाइल सिलेन। बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या बात? और डेल्टा से हम शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो था डेल्टा अपॉन ये हर्ट्ज में और फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी, ये क्या था? मेगाहर्ट्ज में। बोलो, यहाँ तक बातें हो चुकी थी क्या? और क्या जाना था हमने? यही तक था। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है? पहली बात समझना, टाइप ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन। मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बो कटायन, कार्बो एनायन। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, फर्स्ट है टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन। फिर हम बात कर रहे होंगे फील्ड इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। अच्छा, एक बात आई थिंक मुझे प्रीवियस लेक्चर में बता देनी चाहिए थी, या स्टार्टिंग में ही बता देनी थी, कि कैसा ओवरव्यू रहेगा, ओवरऑल एक प्लान रहेगा ना चैप्टर को पढ़ने का। वो क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले हम क्या कवर करके आए हैं अभी? भाई बेसिक्स हमने समझा, प्रिंसिपल समझा, रेडियो वेव एब्जॉर्ब का प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस प्रिसीजन जिसे हमने कहा, सिलेक्शन रूल हमने जाना। एट लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट ग्राफ। ग्राफ हमारी अभी पेंडिंग है, चल रहा है। तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं ग्राफ से, लेकिन एज यू ऑल नो बेस जो है वो तो ऑब्वियसली हमें इनिशियल स्टेट यानी चैप्टर की स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन आए वहां से ना आए। तो ग्राफ हमारे अभी चल रहे हैं। फिर थर्ड फैक्टर रहेगा इसमें जो हम समझेंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और है क्या फैक्टर? एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये पढ़ लेंगे तो खत्म नहीं होगा चैप्टर, अभी बहुत ज्यादा रह रहा है। अभी तो बहुत क्या, कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, कोई 10% 20% बस। बहुत चैप्टर रहता है अभी। कुछ एरोमेटिसिटी के बारे में जान रहे होंगे, एनुलिन सिस्टम
स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने पढ़े हैं अच्छे से। सो आज का ओवरव्यू हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे होंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन, इन टॉपिक्स को समझेंगे। So that's all for today. Don't hit like and subscribe button. Thank you.